क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ बर्डन। चलिए, तो बेसिकली जितने भी फोर्सेस हैं बर्डन के बेसिस पे उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो फोर्स है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। ये कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। और जो दूसरा फोर्स है यहां पर दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात आ रही है समझ में? बर्डन के बेसिस पे फोर्सेस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, इस चीज को सीखना है, ध्यान से समझो। अगर किसी भी फोर्स के कारण किया गया बर्डन, किसी फोर्स के द्वारा किया गया बर्डन उस पाथ पे डिपेंड ना करे, है ना। जब हम बर्डन करते हैं तो वो फोर्स क्या करता है? उस बॉडी को एक पाथ के लॉन्ग लेके जाएगा, है कि नहीं। अगर वो बर्डन पाथ डिपेंडेंट नहीं हो, पाथ पे डिपेंड ना करे, वैसा फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। If the burden by a force is not dependent on the path followed by the particle, तो वैसा फोर्स क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। किस पे डिपेंड करेगा? ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट होगा उस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वैसा फोर्स क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव। बात आ रही है समझ में? या इसी चीज को कहने का एक दूसरा लॉजिक ये है कि लेट्स से कि आपने बर्डन किया है, ये मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर मान लो कि यहां से बर्डन करके एक पार्टिकल को इस तरफ डिस्प्लेस किया है अलोंग दिस पाथ फ्रॉम ए टू बी, और फिर दूसरा बर्डन करके मैं यहीं पे ले आता हूं पार्टिकल को इस तरह फ्रॉम बी टू ए। समझ में आ रहा है? अगर बर्डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल होगा किसके? बर्डन फ्रॉम बी टू ए इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ अपोजिट होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, बात आ रही है समझ में? यहां से यहां बर्डन किया है, मैग्नीट्यूड सेम है बट पॉजिटिव है, जबकि बी टू ए अगर मैं चलूं तो बर्डन का वैल्यू वही होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो अगर हम नेट बर्डन की बात करेंगे अलोंग दिस क्लोज लूप ए, अगर इस पूरे लूप में अगर मैं बर्डन की बात करूंगा तो बर्डन फ्रॉम ए टू बी और प्लस बर्डन फ्रॉम बी टू ए। अब जरा देखो कि यहां से बर्डन जो किया है ये प्लस डब्ल्यू है, जबकि इस जगह पे जो बर्डन है ये माइनस डब्ल्यू है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 के। ठीक है, तो अगर ऐसा बर्डन कर रहा है कोई फोर्स along the close loop, बर्डन का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तब भी हम कहेंगे वो फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव होगा। इतनी बातें आ रही है समझ में? इफ द बर्डन बाय अ फोर्स along a closed loop is found to be 0, then that force is known as conservative, or the force is said to be conservative in nature। बात आ रही है समझ में? कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे बोलो? ठीक है, लिख लो डेफिनेशन इसका। पहला क्या था हमारा? कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? इफ द बर्डन बाय अ फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ, is not dependent on the path followed by the particle, then the force is said to be conservative। इतनी बातें आ रही है समझ में? ये किस पे होगा? क्या कहलाएगा ये? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर बर्डन पाथ पे, जो बॉडी पाथ फॉलो कर रहा है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है उसका बर्डन, तो हम क्या बोलेंगे इसको? कंजर्वेटिव। और इसी चीज को लिखने का एक और मतलब है, एक और तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं।
that if the burden by a force along a closed loop is found to be zero, then the force is said to be कंजर्वेटिव। इतनी बातें आ रही है समझ में? अगर बर्डन बाई अ फोर्स अलोंग अ क्लोज लूप कितना हो जाए, वहां जीरो के इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे बर्डन हमारा, ये जो फोर्स है वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। इतनी बातें आ रही है समझ में? चलिए, ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन कंजर्वेटिव की बात करें, ठीक है, इसको हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे कंजर्वेटिव कैसे है, और आइडेंटिफाई भी करना है वेदर द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन उसमें भी दो फंडा हम यूज करने जा रहे हैं। पहला तो मैं ये करके प्रूव कर दूंगा वहां पे कि अगर मैं दो अलग अलग पाथ ले लूं, है ना, पार्टिकल ए पॉइंट ए से बी तक जाने का दो अलग अलग रास्ते अगर मैं सोच लूं, और अगर उन दोनों रास्ते पे बर्डन का वैल्यू क्या आ जाए, सेम, दो अलग अलग पाथ है लेकिन दोनों पे ही बर्डन का वैल्यू क्या है, सेम अगर आ जाए, तो ऑब्वियसली वो हमारा फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव, क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, हर एक पाथ पे बर्डन का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो उसको फिर से डिटरमाइन करेंगे, है ना। चलिए, इससे पहले जो दूसरा वाला हमारा फोर्स है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो, जब कंजर्वेटिव को डिफाइन कर ही डाला तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ठीक उसका क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब यहां पे कैसे होगा, द फोर्स, या इसको ऐसे रख दो, इफ द बर्डन ऑन अ बॉडी बाय अ फोर्स depends on the path followed by the body, depends on the path followed by the body, then the force is said to be non-conservative। इतनी बातें आ रही है समझ में? फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, या इसी को दूसरे तरीके से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और हम कहेंगे इफ द बर्डन बाय अ फोर्स, इफ द बर्डन बाय अ फोर्स along a closed loop is not equal to zero, then the force is said to be non-conservative, पहले इतनी बातें समझ में आई। चलिए, अब कुछ एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्रिक्शन के कारण अगर बर्डन, लास्ट एप्लीकेशन में फ्रिक्शन के कारण किया था, है ना, जहां से पेंसिल के हेल्प से एक हम सर्कल ड्रॉ कर रहे थे पेपर पे, वहां बर्डन अलोंग द क्लोज लूप जीरो था क्या? नहीं, जीरो था। कितना आ रहा था वहां, माइनस म्यू एम जी इंटू 2 पाई आर, और वो नेगेटिव है ना, तो वहां बर्डन जीरो नहीं होता है। तो चलिए, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का अगर कुछ एग्जांपल हम कोट करें, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सा फोर्सेस होगा? पहला देखो, यहाँ पे mg है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट, एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। एक इंक्लाइन प्लेन ले लो, उसी हाइट पे, सेम हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप कर दो, एक इंक्लाइन प्लेन पे रखो, हर दोनों ही सिचुएशन में बर्डन जो होगा कितना होगा, mg का mg h ही होगा। बर्डन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, mg h होगा। या ऐसा कर्व पाथ पे बॉडी को ले लो, तब भी हमारा बर्डन क्या होगा, फोर्स दैट इज mg इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ mg, कितना है, h है। तो बर्डन कितना हो जाएगा, mg इनटू h। तो mg क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, ये भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। टेंशन की बात करूं, ये भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बात आ रही है समझ में? मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, वो भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। हाउएवर, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो
समझ गया? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो वहां पे हो सकता है कि वहां एक नॉन कंजर्वेटिव सा फोर्स हमको मिले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वेरी करेगा तो हर जगह फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अलग अलग होगा। बात आ रही है समझ में? तो ये कुछ फोर्सेस जो है कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करोगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो कैसा फोर्स है भाई? बोलो। फ्रिक्शन कैसा फोर्स होगा? नॉन कंजर्वेटिव। विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स भी एक तरह का क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दो फ्लूइड के बीच या एक सॉलिड है और उसको अगर मैं भगा रहा हूं, उसमें मोशन है, कहां पे? फ्लूइड मीडियम। वहां जो फोर्स फ्रिक्शन लगता है उसी को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। उसी तरह से एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस, ये कैसा फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पहले ये बात समझ में आ गई, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या है। अगर किसी क्लोज लूप के अलोंग अगर मुझे प्रूव करना कि ये गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो मैं क्या करूंगा? या तो दो अलग अलग पाथ ले लूंगा या एक क्लोज लूप अगर ले लेंगे हम, है ना, दोनों ही पाथ पे बर्डन सेम हो, या क्लोज लूप में बर्डन कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? हमारा कंजर्वेटिव कहलाएगा। जबकि अगर ऐसा नहीं है तो वो फोर्स कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। बात आ रही है समझ में? जैसे अब ध्यान से इस चीज को समझो, ठीक है? देखिए पहला इलस्ट्रेशन हम लेते हैं यहां पे। क्या है, क्या कहता है? देखो कहता है आइडेंटिफाई whether the force vector F is equal to yi plus xj is conservative or non-conservative, is conservative और नॉन कंजर्वेटिव, ये मुझे प्रूव करना है। यहां पे समझ में आ रही है बात? फोर्स का वैल्यू कितना है भाई? यहां देखो yi प्लस xj, एक फोर्स दिया हुआ है मुझे, और मुझे ये डिटरमाइन करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा अथवा नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, तो मुझे मेरा जो की स्टेप है वो क्या होना चाहिए? इसको प्रूव करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? या तो एक लूप ले लो या एक अलग अलग दो पाथ ले लो, है ना, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होना चाहिए? सेम। दोनों पे ही बर्डन निकाल लो। अगर बर्डन सेम आता है तो क्या होगा? कंजर्वेटिव। अगर बर्डन सेम नहीं आ रहा है तो कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। बात आ रही है समझ में? चलिए जी देखिए, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक हम पाथ लेते हैं या एक क्लोज लूप हम सोचते हैं। देखो बस यहां पे मान लो कि इस जगह पे ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और मैं दो पाथ यहां चूज कर रहा हूं। देखना गौर से, इसको रेड लाइन से डिनोट कर दो, है ना। ये देखिए, देखो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है एंड दिस पॉइंट इज A। मैं किसी पार्टिकल को सबसे पहले तो इस पाथ से लेके जा रहा हूं, है ना, O to A और फिर A to कहां? B। एक पाथ हमारा ये है, ये एक रास्ता ये हो जाएगा, और इस पे अपन बर्डन निकालेंगे पहले। उसके बाद एक दूसरा रास्ता O से सीधा कौन सा है? B। O से सीधा कौन सा है? B। एक पाथ यहां पे कौन सा हो गया? जरा देखो, एक जो पाथ है, पाथ 1 जो है यहां पे, ये कहां से कहां तक? तो बर्डन पहले तो O से A तक जा रहे हैं और फिर A से कहां? A से कहां? B की ओर जा रहे हैं। बात आ रही समझ में? यहां पे मुझे बर्डन निकाल लेने हैं। एंड आफ्टर दैट दूसरा जो पाथ है, पाथ 2, ये कौन सा पाथ है बोलो? O से सीधा B। O से सीधा कहां? B की ओर। यहां पे भी मुझे बर्डन निकाल लेने हैं। अगर ये दोनों ही पाथ पे बर्डन सेम आता है तो जो गिवन फोर्स होगा वो कैसा होगा? कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। क्लैरिटी मिल रही है? चलिए अब इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो पहला पाथ यहां देखते हैं, कौन सा पाथ है भाई? पाथ 1 पे चर्चा कर रहे हैं, और उसमें भी पहला पाथ जो है पाथ OA की बात करते हैं, O से A की बात करते हैं। O से कहां जा रहे हैं? इस वाले पाथ की। अगर O से A के लिए बात करोगे तो सोचो, ये तो x एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना होगा? यहां पे पाथ OA पे y का वैल्यू कितना है? 0 होगा। x कोऑर्डिनेट पे y का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो सोचो पाथ O पे यहां से जो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मुझे मिलता है कि y का वैल्यू यहां कितना है? 0 है।
तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं, dy ले लूं, ये भी कितना होगा 0, ठीक। और क्योंकि प्लेन में हम चल रहे हैं तो dr का वैल्यू कितना लेना होगा मुझे, dx i कैप प्लस dy j कैप। एक छोटा सा पाथ मैं कंसिडर कर लेता हूं, है कि नहीं। और बर्गडन अगर यहां से हम डिटरमाइन करें, क्या सिखाया था, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट कितना dr along पाथ o टू a, है ना। चलो भाई, f का वैल्यू मुझे मालूम है, f कितना है, ये है yi प्लस xj, जबकि dr मैंने यहां एज्यूम कर रखा है कितना, डॉट dxi प्लस dyj कैप। क्या बात आ रही है समझ में। इसको फर्दर अगर हम इक्वेट करें इस जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा सोचो, डॉट प्रोडक्ट अगर लोगे yi और dxi कैप है तो क्या हो जाएगा, ये y dx, और x के साथ ले तो कितना, तो बर्गडन कितना हो जाएगा जरा सोचो। इस जगह पे अगर हम इसको इक्वेट कर दें तो यहां पे जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, y dx प्लस x dy। बात आ रही है समझ में। डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y dx प्लस x dy। तो ये जो बर्गडन आया मुझे पाथ o टू a के लिए, दिस इज y dx प्लस, अलग अलग करके इसको रख देते हैं, x dy। और क्योंकि यहाँ y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 है, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, और ये dy भी 0 है, तो ये भी टर्म कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि इस जगह पे जो बर्गडन आएगा along path OA will be equal to 0। कितना हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इतनी बातें आ रही है समझ में, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए जी, अब अगर OA के along में बर्गडन देखूं तो 0 है। सिमिलरली इस पाथ में पहले तो पार्टिकल को O से A की ओर लेके जाते हैं, और दूसरे बार में A से कहां लेके जा रहे हैं हम, B की ओर। तो अब A से B की ओर अगर हम जाएं, ठीक है ना, अब कौन सा पाथ ले रहे हो, देखो सिस्टम, यहां से कौन सा पाथ हम ले रहे हैं इस जगह पे, अब हाँ, A से कहां, B की ओर, A से लेके जा रहे हैं B की ओर, along पाथ होगी। तो बर्गडन फ्रॉम A टू B। चलो भाई, अब यहां अगर देखो गौर से तुम, तो इस लाइन पे AB लाइन को थोड़ा फोकस करो वहां। तो AB के लिए y का वैल्यू कितना है, अगर हम कुछ कोऑर्डिनेट यहां असाइन कर दें, यहां देखो, अगर यहां पे कुछ कोऑर्डिनेट असाइन कर दें, यहां तो कोऑर्डिनेट 0 0 होगा ओरिजिन पे, लेट्स से दिस इज a, और a कितना हो जाएगा 0, y तो 0 है ना, a कितना 0, जबकि यहां पे कितना, लेट्स से ये a बता रही है समझ में। अब सोचो, तो ए बी पाथ के लिए क्या उस जगह पे y का वैल्यू हर जगह, ये x का वैल्यू हर जगह पे सेम है क्या, देखो, चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, है ना। y इंक्रीज कर रहा है, लेकिन x का वैल्यू कितना होगा हर जगह पे, a के इक्वल है। बात आ रही है समझ में। तो इस जगह पे x का वैल्यू कितना है भाई, a है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो वापस अगर यहां से dx का वैल्यू निकालूं, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होगा, x चेंज ही नहीं हो रहा वहां पे, है ना। तो चेंज इन x कितना आएगा, यहाँ 0 है। फाइनली फिर से अगर इस जगह पे इस पे बर्गडन निकाले, बर्गडन किस पे, पाथ AB की अगर बात करें, तो फिर से इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं इस जगह पे, तो ये वैल्यू तो वहां रहेगा, y dx प्लस x dy, सेम चीज है कि नहीं। ये कितना होगा, y dx प्लस x dy। लेकिन जरा गौर से देखो, इस जगह पे dx का वैल्यू कितना है, 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना है, यहाँ a है, जो कि कांस्टेंट है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जरा सोचो क्या होगा, यहां ये आ गया हमारा a, बाहर आ जाएगा, और ये है dy। और कहां से कहां तक y का वैल्यू वेरी कर रहा है, देखो इस जगह पे कितना है y का वैल्यू, 0, और टिप पे कितना है, a के इक्वल। तो ये वेरी करेगा 0 से लेके कहां तक, a तक। या फाइनली जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, दिस वुड बी a इंटू y फ्रॉम 0 टू a, या इसको रखो a माइनस 0, दैट विल बी a स्क्वायर। इतनी बातें आ रही है समझ में। तो अब पाथ OA और फिर A से B पे, सोचो OA पे बर्गडन कितना, 0, और जबकि A से B तक बर्गडन कितना आ रहा है, a स्क्वायर।
तो पूरे पाथ 1 पे वर्क डन मुझे कितना मिल रहा है यहाँ, पूरे पाथ 1 पे वर्क डन कितना मिल रहा है, हाँ तो वर्क डन अगर पाथ 1 की अगर हम बात करें, दिस वुड बी वर्क डन अलोंग पाथ OA प्लस वर्क डन अलोंग पाथ AB। ये तो 0 है, जबकि ये कितना है A स्क्वायर, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं भाई, ये वर्क डन हमारा यहां से आ गया कितना A स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया मुझे पाथ 1 पे। अब मुझे किस पे निकालना है वर्क डन, पाथ 2 के लिए बात करनी है। मैं फिर से यहां पे उस डायग्राम को एक बार बना देता हूं, देखो गौर से सुनो। ठीक है, चलो तो देखो भाई, फिर से उस डायग्राम को एक बार हम लिख लेते हैं, एक बार बना लेते हैं। ये हमारा पाथ है O से कहां पे, B के लिए, समझ में आ रही है बात। और इस जगह जो कोऑर्डिनेट लिया था तुमने 0 0, ये कितना था A,0, जबकि A कितना है A,A। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब जरा सोचो, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, यहां से जो यहां O से डायरेक्ट B की ओर हम जा रहे हैं, O से सीधा कहां जा रहे हैं, B की ओर जा रहे हैं अलोंग दिस पाथ। तो यहां पे ये जो ग्राफ है हमारा y और x के बीच, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है कि नहीं। कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और कहां से पास करता हुआ है, ओरिजिन से। क्या इसके लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, हाँ कि ना। m क्या होगा tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू a अपॉन a, दैट वुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्या इतनी बात आ रही है समझ में। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 1 के इक्वल, tan 45 कितना होता है 1 के इक्वल, यानी y का जो वैल्यू है इस जगह पे ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। y जो है x के इक्वल हो गया। अब यहां पे अगर हम इस जगह पे वर्क डन डिटरमाइन करें अलोंग पाथ OB या पाथ 2 कह लो इसको, फिर से कितना हो जाएगा इस जगह पे F जो y dx होगा, है कि नहीं, जो जैसा पहले कर रहे थे, और प्लस यहाँ कितना है x dy, है कि नहीं, इसका इंटीग्रेशन। अब जरा सोचो कि अगर y x के इक्वल है, तो यहां से क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि इसका रेट ऑफ चेंज, ये जो चेंज होगा, समथिंग चेंज इन y विल बी इक्वल टू द सेम चेंज इन x, क्योंकि y का वैल्यू x के क्या है इस लाइन पे सेम है ना। तो इस जगह से मैं लिख सकता हूं y के जगह x लिख दो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x dx, और यहां पे भी अगर dy के जगह dx अगर रख दूं तो ये कितना हो जाएगा बोलो, इस जगह पे भी x dx, जबकि x का वैल्यू 0 से लेके कहां तक वेरी कर रहा है a तक, कहां तक वेरी कर रहा है ये a तक। चलिए, तो ये हमारा 2x dx हो गया, और इसको वेरी करा लेंगे 0 से a तक। तो फर्दर इसको अगर हम इक्वेट करते हैं कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट ले लेंगे 0 से a, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल हो गया। और फिर से अगर यहाँ पे हम बात करें रख दे जब वैल्यू को, तो वर्क डन 2 दैट इज अलोंग पाथ OB जो मुझे मिल रहा है दैट इज a स्क्वायर माइनस 0, दैट मींस इट विल बी a स्क्वायर, है ना। तो वर्क डन अलोंग पाथ A इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ 2। समझ में आ रहा है, दोनों ही पाथ पे जो वर्क डन है क्या है सेम है, दोनों ही पाथ पे वर्क डन सेम है। दैट मींस ये जो फोर्स तुमने कंसिडर किया इस जगह पे वेक्टर F इज इक्वल टू yi प्लस xj, ये कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव नेचर का। कैसा फोर्स है ये कंजर्वेटिव नेचर का है। इतनी बातें आ रही है समझ में। चलो, एक तो ये तरीका है जिससे हम किसी भी फोर्स को पता कर सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव होगा या फिर नॉन कंजर्वेटिव। एक और तरीका अपने पास हो सकता है, क्या तरीका है देखो, एक फिर से मैं क्वेश्चन लेता हूं, सुनो गौर से। एक और मेथड से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो भाई, मेथड 2, यहां ध्यान से सुनना। लेट से इस बार ये फोर्स ले लिया मैंने xi कैप प्लस कितना yj कैप, ये फोर्स है, और मुझे प्रूव करना है ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक, तो पहले एक छोटा सा एलिमेंट्री पाथ कंसीडर कर लो, dr ले लो, कितना मान लेता हूं, लेट से फिर से dxi कैप प्लस कितना dyj कैप। अगर हम यहाँ पे वर्क डन निकाले, है ना, वर्क डन अगर निकाले तो ये कितना हो जाएगा F डॉट dr, इसी का इंटीग्रेशन। अगर इसका वैल्यू रखोगे तो कितना होगा ये, जरा सोचो, F डॉट dr, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हो जाएगा x dx,
है ना, और प्लस कितना y dy। देखो ध्यान से, क्या ये इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम? अच्छा, दूसरी बात ये कि यहां x का लिमिट कहां से कहां तक होगा? x इनिशियल से x फाइनल, और इस जगह कितना होगा? y इनिशियल से y फाइनल। बात आ रही है समझ में? अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करके देखें, ध्यान से सुनो, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो यहां पे जो इंटीग्रेशन के बाद मुझे वैल्यू मिल रहा है, दिस इज x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल प्लस y स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम y इनिशियल टू y फाइनल। अगर ये लिमिट पुट करते हो, अगर ये लिमिट हम पुट करते हैं तो कितना वैल्यू आएगा? x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर और प्लस y फाइनल स्क्वायर माइनस कितना? y इनिशियल स्क्वायर। अब इसको जरा देखो, ये बर्डन जो है क्या पाथ पे डिपेंड करता हुआ है या सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता हुआ? सिर्फ इनिशियल और फाइनल, x के इनिशियल वैल्यू, y के इनिशियल वैल्यू, x का फाइनल वैल्यू, y का फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता हुआ है। इसका मतलब पूरे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता हुआ है। इसका मतलब ये बर्डन कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर का है। और ये तभी तुम रख पाए इन वैल्यू को जब तुम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाए हो। इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट कर पाए हो तभी तो ये लिमिट पुट कर रहे हो, x इनिशियल y फाइनल x फाइनल, है कि नहीं? अगर इंटीग्रेट ही नहीं होता तो क्या ये लिमिट को हम पुट कर सकते थे? नहीं। इसका मतलब अगर कोई फोर्स है ना, उस dr जो dx i कैप dy j कैप छोटा सा एक पाथ कंसिडर कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाए तो वो बर्डन कैसा होगा? कंजर्वेटिव। अगर इंटीग्रेट नहीं हो तो कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। ये सबसे आसान तरीका है, उतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जो प्रॉब्लम अभी अभी तुमने उस मेथड से प्रूव किया था, है ना, कितना ही था ये? देखो वो यही था फोर्स, F इज इक्वल टू कितना? वाई आई प्लस एक्स जे। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक पाथ कंसिडर कर लूं, कितना? dx i कैप प्लस dy j कैप। तो फिर से अगर यहाँ बर्डन निकाले हम, ये कितना हो जाएगा? f डॉट dr क्या आ जाएगा बोलो? y dx और प्लस x dy। ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये x y का ही इंटीग्रेशन है। और जब x y का इंटीग्रेशन है तो x इनिशियल y इनिशियल का वैल्यू यहाँ पुट किया जा सकता है। बात आ रही है समझ में? ये इंटीग्रेट हो सकता है, ये एक्स वाई का ही इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद कितना मिलेगा मुझे? एक्स इंटू वाई। और जब ये इंटीग्रेट हो गया, इसका मतलब ये कैसा है? कंजर्वेटिव नेचर का। और ये बात समझ में? जबकि अगर मैं कोई ऐसा फोर्स लिख देता, F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई या x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा ले लेता। तो अगर लीनियर फंक्शन है x और y का, लीनियर फंक्शन है, तो उसको इंटीग्रेट कर सकते। लेकिन यहां पे दो वेरिएबल है विथ डिफरेंट डिग्रीज ऑन देम, है ना, इन दोनों पे ऊपर क्या है? अलग अलग डिग्री है। इसको अपन इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ये फोर्स कैसा होगा हमारा? ये जो फोर्स है, दिस इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। बात आ रही है समझ में? क्लियर है यहां तक?